हेलो एवरीवन, माय नेम इज बरतेगी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमेना रिलेटेड टू सनलाइट, ड्यू टू सनलाइट। फर्स्ट वन इज रेनबो। ओके, सो वी ऑल नो व्हाट रेनबो इज़, लेकिन उसका वर्किंग कैसा होता है, कैसे उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज़ व्हाट वी गोना सी इन दिस टॉपिक। सो रेनबो इज कॉज्ड बाय वाटर droplets and two effects occur in this. The first one is dispersion, that we already studied. Dispersion में क्या होता है, बेसिकली वाइट लाइट जो है ब्रेक हो जाती है मल्टीपल कलर्स में ड्यू टू डिफरेंट डेविएशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, बिकॉज डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो वाइट कलर है वो डिस्पर्स हो जाता है मल्टीपल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। दूसरा फिनोमेना इसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये दोनों फिनोमेना कंबाइन होकर रेनबो का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। So let's see this in a diagram. Suppose this is a water droplet and sunlight, which is white, coming and falling on the surface of the water droplet. तो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन में इसका डिस्पर्जन होगा लाइट का। सो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। मैं दो कलर्स को शो कर रहा हूँ बस यहाँ पे। ज़्यादा डेविएशन होगा वायलेट कलर में, कम डेविएशन होगा रेड कलर में। सो ये वायलेट एंड रेड, और यहाँ पर इनके साथ इंटरनली रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करेगा। सो बाय विच दे विल नॉट इजेक्ट आउट बट गोज ऑन द अदर साइड एंड विल पास through the water droplet from the other side. So here they will form rainbow. इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो डिफरेंट होता है। वायलेट के लिए इट इज़ अबाउट 40 डिग्री, रेड के लिए इट इज़ अबाउट 42 डिग्री। ओके, सो इसके वर्किंग सारी मैंने यही है जो मैंने बताई इसमें। इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे डिटेल में। इट इज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, total internal reflection, reflection of sunlight by spherical water droplets of rain. Full stop. An observer can see the rainbow only when his back is towards the sun. So rainbow always forms towards the opposite side of sun, because वो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये सनलाइट जो आ रही है वो सन की तरफ से आ रही होगी एंड रेनबो इज सीन हेयर। तो जो भी पर्सन रेनबो को देख रहा है, हिज बैक शुड बी टुवर्ड्स द सन। सो वो सन से अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो को देखेगा। यहाँ पे रेनबो इज गेटिंग फॉर्म्ड। ओके, अब रेनबो के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे दो मेजर टाइप के रेनबो होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी रेनबो। इस प्राइमरी रेनबो में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट डिस्पर्जन, सेकंड इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्रैक्शन। सो इन तीनों स्टेप्स को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहले ए पॉइंट पर डिस्पर्जन हुआ, फिर बी साइड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और सी साइड में रिफ्रैक्शन हुआ। ये 3 फिनोमेना यहाँ पे अकर कर रहे हैं, 3 स्टेप्स यहाँ पे अकर कर रहे हैं, जिसके पास रेनबो फॉर्म हो रहा है।
And in this step it is found that violet ray emerges at 40 degree related to the incoming sunlight, and red light it is about at 42 degree. Thus the observers see a primary rainbow with red color on the top and violet color on the bottom. तो रेड कलर का एंगल ज़्यादा होता है तो रेड कलर टॉप पे आता है और वायलेट कलर, और वो हमें इस डायग्राम से भी समझ आ रहा है। डिस्पर्जन में रेड कलर ऊपर आया है, वायलेट कलर नीचे आया है, लेकिन जब वो वापस रिफ्लेक्शन में निकले तो वायलेट ये इनका जो कन्वर्जन है वो रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पर रेड कलर का एंगल ज़्यादा आ रहा है, यानी रेड कलर हमें ऊपर दिखाई देगा। तो रेड से नीचे की तरफ, रेड से वायलेट की तरफ ये इसकी कलरिंग जाएगी। ऑब्जर्वर सीज अ प्राइमरी रेनबो with red color on top and violet at bottom, फुल स्टॉप। और इसमें ये हाँ प्राइमरी रेनबो हो गया। लेकिन हमारे पास एक दूसरा टाइप का रेनबो भी अकर कर सकता है, दैट इज़ सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में बेसिकली एक स्टेप और यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे 2 बार होगा। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे वही सेम डिस्पर्जन का होगा। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और थर्ड स्टेप में एक और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। एंड फोर्थ स्टेप इज़ रिफ्रैक्शन। ओके, सो इस केस में अपोजिट एंगल्स आएंगे, मीनिंग वायलेट का एंगल ज़्यादा हो जाएगा, रेड का एंगल कम हो जाएगा। इसका रफ डायग्राम इज़ लाइक दिस। दिस इज़ वाटर ड्रॉपलेट, सनलाइट इज़ कमिंग लाइक दिस एंड इट इज़ ब्रेकिंग इनटू वायलेट एंड रेड। तो मैं उसको एक ही लाइन में शो कर देता हूँ, डिटेल्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक और रिफ्लेक्शन होगा इंटरनली, और फिर इसके बाद ये रिफ्रैक्शन करके विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। एंड यहाँ पे वायलेट का एंगल जो है वो ज़्यादा बनेगा, अबाउट 53 डिग्री, एंड रेड का थोड़ा कम होगा, अबाउट 50 डिग्री। सो इस केस में वायलेट हमें ऊपर दिखाई देगा और रेड इसमें बॉटम पे आएगा। In this case, violet would be at top and red at bottom. And the intensity of this secondary rainbow, is very low इन कंपेरिजन टू प्राइमरी रेनबो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा बार हो रहा है, तो उससे जो एनर्जी है वो थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और फेंटर जो रेनबो की लाइट है वो फेंटर हो जाएगी, तो हमें कम इंटेंसिटी का वहाँ पे लाइट दिखाई देगी सेकेंडरी रेनबो में। ओके, सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ रेनबो। बाय द वे, रेनबो ये ज़रूरी नहीं है सनलाइट की वजह से फॉर्म हो, कभी कभी मून लाइट की वजह से भी रेनबो फॉर्म होता है, और वो ऑब्वियसली नाइट में होता है, और उसको मून बो बोलते हैं, और उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो बहुत रेयर है उसकी साइटिंग, लेकिन वो फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट फिनोमेना इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से स्काई अपीयर्स ब्लू। It is based on the phenomena of scattering of light. So क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मून की सरफेस पे जो स्काई हमें ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन अर्थ की सरफेस पे स्काई ब्लू दिखाई देता है। व्हाट इज़ द रीज़न? सिंगल लाइन में स्कैटरिंग उसका रीज़न है। अब स्कैटरिंग क्या होती है वो इसके लिए समझना ज़रूरी है। स्कैटरिंग इज़ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट by particles of medium through which light is passing is known as scattering.
Okay. As sunlight travels through the Earth's atmosphere, it gets scattered by the atmospheric particles. और वो स्कैटरिंग चारों डायरेक्शन हर तरफ होती है बेसिकली 360 डिग्री में. तो जो लाइट है स्कैटर्ड लाइट वो एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और उसमें सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती है. तो वो हमें लाइट ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है. उसकी वजह से क्यों होती है ऐसी उसको आगे समझते हैं. जो थोड़ा क्लासिकल और पुराना इसका एक्सप्लेनेशन था वो रेले ने दिया था. सो रेले साइंटिस्ट ने इसका पहले एक्सप्लेनेशन दिया था. सो द बेसिक टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग and it states that the amount of scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength of light. Full stop. यानी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. दैट मीन्स जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी जिस लाइट की उतना ही ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग होगी और एक्सपोनेंशियली क्योंकि फोर्थ पावर है. तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगी और उससे नीचे आते जाएंगे तो येलो ऑरेंज रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, ना के बराबर हो जाएगी ऑलमोस्ट. सो दैट इज़ वाई ब्लू कलर की और वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है. वायलेट कलर स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी बहुत कम होता है सन के स्पेक्ट्रम में. तो मोस्टली स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती है एंड हेंस द स्काई अपीयर्स ब्लू. सो ब्लू हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेड, वी ऑलरेडी नो दैट. सो ब्लू की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी. ब्लू कलर would scatter much more than red because wavelength of blue is much lesser than wavelength of red. And our eyes blue have very shorter wavelength than red. Okay, ठीक है. And our eyes are more sensitive to blue than violet, so we see the sky blue. तो जो हमारी आइज़ हैं वो वायलेट के लिए इतनी सेंसिटिव नहीं है जितनी ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है. तो वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, लेकिन सिंस वायलेट कलर का स्पेक्ट्रम थोड़ा कम होता है ब्लू कलर का ज़्यादा होता है और आर आइज इज़ मोर ससेप्टेबल टू ब्लू देन वायलेट, हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है. ओके, नेक्स्ट इज़ रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन इन फुल मून नियर हॉराइजन. तो जो सन है वो हॉराइजन के पास में रेड कलर का दिखाई देता है जबकि सन का एक्चुअल कलर वाइट है. तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द सेम फैक्ट, जो सन से लाइट आ रही है उसमें वो वाइट लाइट है, उसमें ब्लू से लेके वायलेट ब्लू से लेके रेड कलर तक सारी कलर्स हैं. लेकिन क्योंकि ब्लू कलर वाली जो वेवलेंथ्स हैं वो स्कैटर हो जाती हैं तो उसकी वजह से, और वो जो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग है वो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे होती है क्योंकि वहाँ पे लाइट को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में. वो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ. दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज अर्थ. और ये सन की दो पोजीशन है सपोज हमारे पास, एक नून टाइम के लिए और एक सनराइज और सनसेट टाइम के लिए. सो वी कैन क्लियरली सी इन एयर, यहाँ पे लाइट को इतना ट्रेवल करना पड़ता है डिस्टेंस, जबकि हॉराइजन के पास में यानी सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे लाइट को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है. सो अगर लाइट ज़्यादा ट्रेवल करिए तो उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होगी. और जितना लाइट ट्रेवल करेगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे स्कैटरिंग होगी, हैंस उतने ज़्यादा कलर्स वहाँ पे स्कैटर हो जाएंगे. तो जो सबसे लीस्ट स्कैटरिंग कलर है वो बचेगा और वो लीस्ट स्कैटरिंग कलर होता है रेड. सो दिस इज़ वाई द सन विल अपीयर रेड जस्ट अबाउट एट सनराइज एंड सनसेट. और जैसे जैसे वो ऊपर आएगा हॉराइजन से फिर वो आगे वाली जो लाइट्स हैं वो भी उसमें मिक्स होती जाएंगी तो वो ऑरेंज की तरफ येलो की तरफ शिफ्ट होता जाएगा.
तो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे एग्जैक्टली वो रेड कलर का दिखाई देगा। फिर जैसे जैसे सन ऊपर होगा उसकी कंपैरिजन में, होराइजन की कंपैरिजन में, उसकी जो वेवलेंथ है उसमें ऑरेंज और येलो कलर भी मिक्स होने लगेगा, क्योंकि स्कैटरिंग का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। Okay, so this is the principle of scattering, and the reason why sky is blue and sun appears reddish near horizon in sunrise and sunset time. Okay, एक और चीज़ यहाँ पे जो पार्टिकल्स स्कैटरिंग करते हैं उनका साइज़ जो है, सारे पार्टिकल्स स्कैटरिंग नहीं कर सकते। पार्टिकल्स का साइज़ जो वेवलेंथ है लाइट की उसके साइज़ के कंपेरेबल होना चाहिए, तभी वहाँ पर स्कैटरिंग पॉसिबल है, उन्हीं के लिए स्कैटरिंग पॉसिबल है। तो सारे पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो वो भी स्कैटरिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो भी स्कैटरिंग नहीं कर पाएंगे। तो जो सेम वेवलेंथ के साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटरिंग कर पाते हैं। तो और इसी वजह जो ब्लू कलर के लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो उसका जो साइज़ है उस वेवलेंथ का वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो गैसेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स के साइज़ के कंपेरेबल होता है। दैट इज़ वाई दे कैन स्कैटर थ्रू द स्काई। Okay, next topic, optical instruments. First one is human eye. Okay, पहले इसका हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ लेते हैं। How does a human eye work? So this is the basic structure of a human eye. In this we have a spherical ball type of structure with a bulge in front of the ball. So on the side of bulge there is this पोजीशन। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है आई के ऊपर की, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, इट इज़ कॉल्ड कंजक्टिवा, जिसपे इन्फेक्शन वगैरह की वजह से जब पार्टिकल, ये बेस कंजक्टिवा जो लेयर है वो डस्ट पार्टिकल्स को और बाहर के एटमॉस्फेयर को आई से प्रोटेक्ट करके रखती है, आई से अलग रखती है। तो उनके बीच का ये वॉल है। तो कई बार इसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको हम, ये इसका कलर रेड हो जाता है तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और दिस वाई इट्स नेम इज़ कंजक्टिवा। इसके बाद जो इसके अंदर वाली लेयर होती है जहाँ पे एक लिक्विड फिल्ड होता है जो कि आई को मॉइस्चराइज रखता है, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्निया। एंड इनसाइड दिस देयर इज़ द लेंस ऑफ द आई, and this lens is flexible. It does not have a fixed focal length. Its focal length changes according to its size, and its size changes because of some muscles, specific muscles attached to it. These are those muscles. These muscles, it stretches and compresses this lens, which changes the radius of curvature of this lens and hence changes the focus of this lens and hence the power of this lens. तो उससे हम डिफरेंट डिस्टेंसेस पर इमेज क्लियरली देख पाते हैं, क्योंकि अगर ये फिक्स होता है, इसकी वेवलेंथ इसकी फोकल लेंथ फिक्स होती, इसकी पावर अगर फिक्स होती, तो हम एक पर्टिकुलर लेंथ पर ही, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही क्लियर इमेज को देख पाते। उससे नियर और उससे आगे इमेज क्लियर नहीं देख पाते। बट द फैक्ट इज़ कि वी कैन सी अ वेरी वाइड रेंज ऑफ distances very clearly with our eye. It tells us that the focal length and power of the lens of our eye is flexible, और वो flexible होता है इन muscles की वजह से। These muscles are called ciliary muscles, and you can feel these muscles when you are reading for a long time. You feel tired in your eye. जो आई है टायर्ड फील होती है तो उसका फोकस ख़राब होने लगता है, जो सामने फोकस है वो ब्लड होने लगता है। वो ब्लर इसी वजह से वो ब्लर तब होता है जब हम कोई नियर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं या हम रीडिंग कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली,
रीडिंग कर रहे हैं या कोई स्क्रीन देख रहे हैं तब ये ऐसा होता है। तो जब भी हम पास की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आई पर ज़्यादा फोर्स लगता है, सिलरी मसल्स उस समय वर्क कर रही होती हैं, वो स्ट्रेच कर रही होती हैं। तो कोई भी मसल अगर बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेच करती है तो वो थक जाती है। सो दैट टायर्डनेस फील्स व्हेन वी आर लुकिंग एट अ वेरी क्लोज रेंज ऑब्जेक्ट, क्लोज रेंज रीडिंग और समथिंग। जब हम बहुत दूर की चीज़ें देखते हैं तो सिलरी मसल्स उस टाइम पे रिलैक्स्ड होती हैं, तो वर्क नहीं कर रही होती हैं, तो उस टाइम पर हम जो आई की टायर्डनेस है वो फील नहीं करेंगे। तो यू विल सी दैट अगर आप दूर माउंटेन्स को देखोगे या कोई दूर की सीनरी देखोगे या स्काई देखोगे या मून देखोगे तो आपकी आई कभी टायर्ड नहीं होती उससे, लेकिन आप रीडिंग करोगे तो वो टायर्ड हो सकती हैं। जब हम नियर ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हमें फोकस करना पड़ता है, उस फोकस में सिलरी मसल्स वर्क करती हैं, दैट मेक्स द मसल्स टायर्ड, तो हमें कंटिन्यूसली उन्हें ब्रेक देना पड़ता है। लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट के लिए मसल्स वर्क नहीं करती हैं, वो रिलैक्स होती हैं, तो उस टाइम पर आई जो है वो टायर्ड फील नहीं करती है। ओके, सो दीज आर सिलरी मसल्स, दोनों साइड पर सिलरी मसल्स हैं। एंड दिस मिडिल पोर्शन इज़ द लेंस, specifically known as crystalline lens. This provide the 1/3 पावर ऑफ द आई। ये 1/3 पावर आई की पावर प्रोवाइड कराता है, बाकी सब जो पावर है वो आई के दूसरे मटेरियल्स की वजह से प्रोवाइड होती है, जो उसके ह्यूमर फ्लूइड है उसकी वजह से ये बाकी जो पावर है वो मिलती है आई की। तो लेकिन फिर भी मेजर पोर्शन जो है वो एक क्रिस्टलाइन लेंस है जो यहाँ पे पावर प्रोवाइड कराता है। ओके, नाउ इस लेंस के ऊपर एक लेयर होती है, एक कलर्ड लेयर होती है, जिससे आई का कलर डिसाइड होता है, किसी के लिए ब्राउन, किसी के लिए ग्रीन, किसी के लिए ब्लैक। दिस कलर्ड लेयर इज कलर्ड मेम्ब्रेन इज नोन एज आइरिस। और इस कलर्ड मेम्ब्रेन के बीच में एक ब्लैक एम्प्टीनेस होती है, ब्लैक होल होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है। वो हमें ब्लैक दिखाई देता है बिकॉज वहाँ से लाइट अंदर जा रही है, वापस नहीं आ रही, इसलिए वो ब्लैक दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, जहाँ से लाइट एंटर करती है आई के अंदर। ये ब्लैक इसलिए दिखाई देता है बिकॉज लाइट इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ इट बट गोइंग इनसाइड ऑफ इट। ओके, सो ये प्यूपिल है। और इसके और कॉर्निया के बीच में जो खाली स्पेस है वहाँ पर लिक्विड फिल्ड होता है। इस लिक्विड को, इस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ओके। तो ये स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। अगर एक्वस ह्यूमर ना हो तो साइज़ जो है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो आई का वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। और आई का स्ट्रक्चर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। अगर कर्वेचर चेंज हो गया तो हमें फिर वहाँ पर डिफेक्ट आ जाएंगे, आई के डिफेक्ट आ जाएंगे, हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे चीज़ों को। ओके, और इसके अलावा एक पूरा खाली पोर्शन यहाँ पे लेंस के बाद होता है, उसमें भी एक लिक्विड फिल्ड होता है। इस लिक्विड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसका भी सेम रीज़न है। ह्यूमर के यानी इस फ्लूइड के दो रीजंस होते हैं बेसिकली। सबसे मेन रीज़न है आई के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, स्फेरिकल शेप को मेंटेन रखना। दूसरा जो 1/3 पावर मैंने बताई थी क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से 1/3 पावर हमें मिलती है, बाकी जो 2/3 पावर है वो इस फ्लूइड और बाकी स्ट्रक्चर्स की वजह से मिलती है। तो ये विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर ये बाकी पावर प्रोवाइड कराते हैं ह्यूमर आई लेंस के लिए, सॉरी आई के लिए। सो दिस इज़ vitreous humor, and the light falls on the inside, in the back side of the eye, on the screen of the eye, and this screen is known as retina. तो यहाँ पर लिविंग सेल्स होती हैं आई की बैक साइड पर जहाँ पर लाइट फॉल करती है, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स पास कर रही हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स वाला ट्रांजैक्शन है, यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक जाता है। तो इसके अलावा बाकी हर पोजीशन पर रेटिना पर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। and these photosensitive cells are of two types, rods and cones. Rods senses brightness, cones senses the color of the light that is falling on the retina. Okay, and these are optic nerves. These take signals, optical signal to the, in form of electrical signal to the brain. Optic nerves. Okay,
So these are the main parts of ह्यूमन आई. इसकी वर्किंग में चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो थियोरेटिकली इसको समझना है बस अपने लैंग्वेज में इसको मेन पॉइंट्स को अलग करके लिख लेना. मैं एक एक करके इसकी वर्किंग पूरी डिटेल में समझा देता हूँ. यहाँ पे लाइट एंटर्स इन द आई थ्रू द कॉर्निया एंड बाय आफ्टर दैट इट पासिस थ्रू द प्यूपिल. प्यूपिल का साइज चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. अगर ज़्यादा लाइट प्रेजेंट है यानी ज़्यादा ब्राइट सराउंडिंग है तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है. और एक्चुअली में वो प्यूपिल का साइज़ छोटा नहीं हो रहा है, वो आइरिस का साइज़ चेंज हो रहा है. तो आइरिस यहाँ पे जो है ये मेम्ब्रेन है एक बेसिकली जो स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकती है. इट इज़ अ मेम्ब्रेन दैट कैन स्ट्रेच एंड कंप्रेस. तो इस मेम्ब्रेन को मसल्स के ज़रिए हम स्ट्रेच और कंप्रेस करते हैं और इस स्ट्रेच और कंप्रेस के ज़रिए हम अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं जितना एंटर कर रही है. क्योंकि हमें एक रेंज के अंदर अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, उससे ज़्यादा उससे कम जो लाइट है वो हमारी आई को डैमेज कर सकती है. सो जब सराउंडिंग में लाइट ज़्यादा होती है तो हम प्यूपिल के आइरिस के साइज़ को बड़ा करके प्यूपिल का साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि कम लाइट एंटर करे. और जब लाइट कम होती है सराउंडिंग में तो हम मेम्ब्रेन को आइरिस मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके उसका साइज़ कम कर देते हैं जिससे प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है जिससे ज़्यादा लाइट एंटर कर सकती है अंदर. तो जब हम अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा होने लगता है और जब हम उजाले में जाते हैं ब्राइटनेस में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज़ छोटा होने लगता है. सो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट. ओके, सो द लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल एंड देन इट गोज़ थ्रू द लेंस. और लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल किया जाता है सिलरी मसल्स को यूज़ करके. अगर हम पास की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पर फोकल लेंथ को पास की ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज किया जाएगा. तो उसके लिए लेंस को हमें स्ट्रेच करना पड़ता है. उसके लिए सिलरी मसल्स वर्क करती हैं, वो स्ट्रेच करती हैं और उसके बाद लाइट पास करती है विट्रस ह्यूमर से जाके वो रेटिना से टकराती है. रेटिना पर फोटो सेंसिंग सेल्स होती हैं. फोटो सेंसिंग सेल्स उस लाइट को सेंस करती हैं दो टाइप के तरीके से. एक रॉड्स टाइप की फोटो सेंसिंग सेल्स होती हैं जो लाइट की ब्राइटनेस चेक करती हैं और एक कोन्स टाइप की फोटो सेंसिंग सेल्स होती हैं जो लाइट का कलर सेंस करती हैं. यहाँ पर दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं. रेटिना पर दो स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं. देर इज़ अ ओवल टाइप शेप जस्ट अपोजिट टू द कॉर्निया. और ये ओवल टाइप का शेप वो है जहाँ पे सारे फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट. ओके, ठीक है. और जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं दैट स्टॉप हैज़ नो फोटो सेंसिंग सेल. सो उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इट हैज़ नो फोटो सेंसिंग सेल. ओके, तो ये है ब्लाइंड स्पॉट. यहाँ पे कोई फोटो सेंसिंग सेल प्रेजेंट नहीं होती. तो मैं रेटिना को दोबारा समझाता हूँ. रेटिना पर फोटो सेंसिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं. फोटो सेंसिंग सेल्स दो टाइप की होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स और कोन्स को कोन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके सेल का स्ट्रक्चर इन रॉड्स और कोन्स के जैसा होता है. तो रॉड्स का स्ट्रक्चर रॉड जैसा दिखाई देता है, कोन्स का स्ट्रक्चर कोन्स जैसा दिखाई देता है. तो दिस इज़ वाई दे आर नोन एज रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स ब्राइटनेस सेंस करती हैं, कोन्स कलर सेंस करती हैं. कोन्स में कलर सेंस करने वाली सिर्फ 3 टाइप की सेल्स होती हैं, रेड ब्लू ग्रीन. सिर्फ 3 टाइप की सेल्स होती हैं, रेड ब्लू ग्रीन. एक रेड के लिए फुली सेंसिटिव होती है, एक ग्रीन के लिए फुली सेंसिटिव होती है, एक ब्लू के लिए फुली सेंसिटिव होती है. अब क्या होता है कि जब लाइट किसी और कलर की आती है, जैसे सपोज लाइट येलो कलर की आई, तो येलो कलर की लाइट कुछ अमाउंट ऑफ रेड को एक्टिवेट करेगी, कुछ अमाउंट ऑफ ग्रीन या ब्लू को एक्टिवेट करेगी और उन दोनों का जो मिक्सचर है वो हमें येलो की फीलिंग देगा. ठीक है, तो इसी टाइप से स्क्रीन वर्क करती है. जिस स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन, वहाँ पर भी सारे कलर्स के सेल्स नहीं होते.
वहाँ पर भी इंडिविजुअल सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ 3 कलर सेंस करते हैं, वो सेम कलर हैं, रेड ब्लू ग्रीन। तो अगर रेड कलर की लाइट आती है तो सिर्फ उसमें रेड वाला कलर जो है सेल जो है वो एक्टिवेट होगा, ब्लू वाला बंद रहेगा, ग्रीन वाला बंद रहेगा। ब्लू कलर की आ रही है तो बाकी दोनों बंद रहेंगे, ब्लू वाला एक्टिवेट रहेगा। बट अगर इनके अलावा कोई और कलर आ रहा है तो वो डिफरेंट अमाउंट में सारे कलर्स को एक्टिवेट करेगा और उनका जो मिक्सचर है वो उस कलर को क्रिएट करेगा। तो अगर ग्रीन कलर की लाइट आ रही है तो उसमें अगर येलो कलर की लाइट आ रही है तो उसमें रेड वाला ज़्यादा एक्टिवेट होगा और ग्रीन वाला या ब्लू वाला कम एक्टिवेट होगा, तो उन दोनों का मिक्सचर जो है वो येलो या ऑरेंज कलर को वहाँ पे शो करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो हाउ रेटिना एंड कोन्स वर्क्स। तो कोन में भी 3 टाइप की सेल्स होती हैं जिनके डिफरेंट मिक्सचर को डिटेक्ट करके एक्टिवेट करके हम डिफरेंट कलर्स को सेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग, रॉड्स आर वेरी स्लो एंड कोन्स आर वेरी फास्ट। कोन्स बहुत फास्ट होती हैं, यानी अगर हमें किसी चीज़ का कलर देखना है तो जैसे ही हम उस पर फोकस करेंगे हमें इमीडिएटली उसका कलर पता चल जाएगा। उसमें टाइम गैप बहुत कम होता है, हम एक्चुअली फील भी नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिकली हमारे लिए टाइम गैप जो है 0 है। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, ट्राई करके देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट को देखोगे कलर आपको इमीडिएटली उसका पता चल जाएगा। ओके, सो लेकिन रॉड्स के साथ ऐसा केस नहीं है। जो ब्राइटनेस और डार्कनेस डिटेक्ट करने के लिए सेल्स यूज़ होती हैं यानी रॉड्स, दे आर लिटिल स्लो। तो इसका एग्जांपल ये है कि जब आप ब्राइटनेस से डार्कनेस में जाते हो या डार्कनेस से ब्राइटनेस में जाते हो तो कुछ टाइम के लिए आपका जो विज़न है वो ब्लरी हो जाता है, कुछ टाइम के लिए आपको ठीक से दिखाई नहीं देता। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, एकदम डार्क कमरे में जाने की कोशिश करो तो आपको कुछ टाइम तक कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सेकंड्स तक। सो दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज रॉड्स टेक टाइम, रॉड्स आर स्लो बेसिकली। सो रॉड्स को टाइम लगता है मैनेज करने में अपनी वर्किंग को, तो रॉड्स आर स्लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रॉड्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द रेटिना एक्सेप्ट फॉर ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट को छोड़ के रॉड्स बाकी हर जगह पर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उनका जो नंबर है वो येलो स्पॉट के आसपास ज़्यादा होता है और जैसे ही हम येलो स्पॉट से दूर दूर जाने लगेंगे उसका नंबर कम होने लगता है। लेकिन कोन्स जो हैं वो रेटिना पर कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते एक्सेप्ट फॉर येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पर जो ओवल शेप है वहीं पर सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं और कहीं पर भी कोन प्रेजेंट नहीं होते। और ये येलो स्पॉट जो है, ये ओवल शेप का स्पॉट, ये रेटिना पर कॉर्निया के डायरेक्टली अपोजिट साइड में होता है। इसका मतलब ये हुआ प्रैक्टिकली कि जब आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो तो जो आप अपने कॉर्निया को उसके सामने रख रहे हो डायरेक्टली, तो उस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अंदर की तरफ, कॉर्निया से अंदर की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल अपोजिट साइड में ओवल है, वो येलो स्पॉट है। और इसका एक और प्रूफ ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का कलर एक्यूरेटली बताना है तो आपको उस पर फोकस करना पड़ता है। आप अपने साइड व्यू से, है ना, बिना फोकस किए साइड व्यू से डिटेक्ट कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं या नहीं, कोई चीज़ मूव कर रही है या नहीं, लेकिन आप उनका क्लियरली कलर नहीं बता सकते। ये आप ट्राई करके देखना, आप साइड व्यू से किसी चीज़ का एक्यूरेटली कलर नहीं बता सकते। अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो आपको उसका कलर एग्जैक्टली बताना है तो उसको आपको फोकस में लेके आना पड़ेगा, यानी अपने कॉर्निया के सामने लेके आना पड़ेगा, तभी आप एक्यूरेटली कलर बता पाओगे। एंड इट इज़ बिकॉज द कलर सेंसिंग सेल्स दैट दोज आर कोन्स आर ओनली प्रेजेंट एट द येलो स्पॉट एंड दैट इज़ इन द अपोजिट साइड ऑफ कॉर्निया। तो इसलिए हमें उसको सामने लेके आना पड़ता है ऑब्जेक्ट को जब हमें उसका कलर एग्जैक्टली बताना है। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस फोटोसेंसिटिव सेल्स। ओके, ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स पास करती हैं एंड दे टेक ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू द रेटिना, फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर ब्रेन उस इमेजेस को डिटेक्ट करता है कि वो इमेजेस क्या हैं एक्चुअली में। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि सेल्स यहाँ से पास कर रही हैं, ऑप्टिक नर्व्स वाली सेल्स, तो यहाँ पे फोटो सेंसिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो एक बहुत छोटा सा स्पॉट होता है रेटिना पर जहाँ से ऑप्टिक्स निकलती हैं, जहाँ पे कोई भी फोटो सेंसिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ना ही रॉड्स प्रेजेंट है ना ही कोन्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली इस पॉइंट पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक आई के व्यू में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रही, हमें वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें ये फील नहीं होता, हमें प्रैक्टिकली फील नहीं होता बिकॉज वी हैव टू आइज़ होने की वजह से क्या है कि एक आई के लिए जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको कवर कर देता है दूसरे आई का व्यू। ओके, और दूसरे आई के व्यू का जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको पहले वाले आई का व्यू कवर कर देता है। तो हमें दोनों आईज़ के साथ देखने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि वो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो कवर हो जाता है और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप उसका बहुत छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उसको आप करके क्लियरली चेक कर सकते हो कि आपका जो आई का ब्लाइंड स्पॉट है वो कहाँ पर है। ओके, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, ब्लाइंड स्पॉट कैसे जज किया जाता है।
एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेड आई इफेक्ट। एक बहुत फेमस फिनोमेना है रेड आई इफेक्ट। ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। रेड आई इफेक्ट, रेड आई इफेक्ट तब होता है जब हम कोई पिक्चर खींचें विद आवर आइज़ ओपन, अपनी पिक्चर खींचें या कोई हमारी पिक्चर खींचे और उस कैमरे में फ्लैश लगाओ, तो अगर जब वो फ्लैश इमीडिएटली ऑन होता है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़, तो कभी कभी क्या होता है उस अमाउंट ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि कॉर्निया हमारा जो हमारा आइरिस है और पीपल है वो खुद को मैनेज नहीं कर पाता अमाउंट ऑफ लाइट को मेंटेन करने के लिए। तो क्या होता है कि इमीडिएट फ्लैश की वजह से बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में चली जाती है और वो अमाउंट ऑफ लाइट में से कुछ पार्ट रेटिना से टकरा के इमीडिएटली वापस आ जाता है उसी सेम पाथ को फॉलो करता हुआ। इसको हम बोलते हैं रेट्रो रिफ्लेक्शन। इट इज़ काइंड ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इसमें होता क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेटिना से टकरा के फोटो सेंसिटिव सेल्स के पास जाने की बजाय वो वापस आ जाती है, और जब वो वापस आती है तो हमारी पीपल ग्लो करने लगती है क्योंकि वो पीपल से बाहर निकलती है। ओके, तो वो पीपल ग्लो हमें कैमरे की पिक्चर में दिखाई देता है और उसको हम रेड आई इफेक्ट बोलते हैं। वो रेड कलर का दिखाई देता है बिकॉज रेटिना हैज़ ब्लड सेल्स। तो वहाँ पे ब्लड सेल्स की वजह से रेटिना का जो कलर है वो रेडिश होता है और इसकी वजह से वो जो लाइट है हमें रेड कलर की दिखाई देती है। सो दिस इज़ वाई इन पिक्चर्स वी समटाइम्स कैन सी आर आईज ग्लोइंग एज रेड। तो वो रेड आई इफेक्ट इस वजह से कॉज होता है। ओके, और हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में, आइस के बारे में। अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं कुछ पॉइंट्स भूल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट्स हो गए। ओके, हाँ, एक कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़, द रेटिना इज़ अ फिल्म ऑफ नर्व फाइबर कवरिंग द कर्व्ड black surface of the eye, which is on the back side of the eye, which contains rods and cones, which senses light intensity and color respectively and transmit electric signal via optic nerve to the brain. The shape, yani curvature, and therefore the focal length of lens can be modified somewhat by ciliary muscles, as I said before. So the images formed at the retina for the objects at all distances, जिसकी वजह से उस फोकल लेंथ को कंट्रोल करके हम डिफरेंट डिस्टेंसेस पर इमेजेस पर फोकस कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द आई इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अपनी सिलरी मसल्स को यूज़ करके डिफरेंट डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करना, दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। और पावर ऑफ एकोमोडेशन से हम नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट तक सारी ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। और एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन आई के लिए ये नियर पॉइंट टू फार पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होती है, अगर एक हेल्दी नॉर्मल एडल्ट आई है तो। इसमें डिफेक्ट्स भी अकर करते हैं जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन नॉर्मल एडल्ट आई के लिए ये पॉइंट्स हैं। तो हम 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकते हैं, उससे पास नहीं, और दूर के लिए हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, कितनी भी डिस्टेंस हाई तक। ओके, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टू क्लोज टू द आई, द लेंस कैन नॉट कर्व्ड इनफ टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना एंड द इमेज इज़ ब्लड। तो वो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर है, तो वही केस होगा जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस में अगर एक फोकस से कम डिस्टेंस पर इमेज लेके आएँ तो वो रियल इमेज उसकी फॉर्म नहीं हो पाती, ऑब्जेक्ट लेके आएँ सॉरी, तो रियल इमेज उसकी फॉर्म नहीं हो पाती। वही केस हमारे साथ होता है। तो हमारी जो मिनिमम वेवलेंथ पॉसिबल है वो 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर से हम कम डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म नहीं कर सकते। दिस इज़ आर लीस्ट डिस्टेंस। और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है ये एडल्ट आई के लिए है, लेकिन एज के साथ ये फिर कम होने लगती है। एज के साथ सिलरी मसल्स वीक होने लगती हैं और जिसकी वजह से हमारा नियर पॉइंट जो है वो आगे खिसकने लगता है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर हमारी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है आई की। एजिंग के साथ पावर कम होती जाती है और पावर कम होने की वजह से जो फोकल लेंथ है वो बढ़ती जाती है और जिसकी वजह से हमारा नियर पॉइंट भी फर्दर अवे जाने लगता है। तो फिर उस केस में हमें 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जितना भी वो आगे चला गया उतनी डिस्टेंस तक भी हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से रीड करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए फिर हमें ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं। ये ओल्ड एजिंग वाला जो प्रॉब्लम है इसको हम स्पेसिफिकली प्रेसबायोपिया बोलते हैं, जो ओल्ड एज की वजह से हो रहा है। यहाँ पे मसल्स वीक हो रही हैं जिसकी वजह से हमें ये डिफेक्ट्स फील करना पड़ रहा है। ओके, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके ये हो गया। इट मे बी
एज क्लोज एज 7 to 8 सेंटीमीटर एंड चाइल्ड 10 years ऑफ एज। छोटे बच्चों के लिए ये जो नियर पॉइंट है वो 7 to 8 सेंटीमीटर हो सकता है, और ओल्ड एज में इट मे इंक्रीज टू 200 सेंटीमीटर तक, ये 2 मीटर तक जा सकता है, विच इज़ क्वाइट लार्ज एट द एज ऑफ 60 years एंड सो इसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं एज ए सेड, और इसके लिए हमें स्पेशल ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं एज ए सेड। ओके, तो ये सारी वर्किंग हो गई ह्यूमन आई की। कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ मैं, जैसे 2 आइज़ को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। 2 आइज़ को यूज़ करने का एक फ़ायदा तो ये है कि हमारा जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कवर हो जाता है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा फ़ायदा ये है, हमें डेप्थ फील होती है। 2 आइज़ को यूज़ करने की वजह से हमें डेप्थ फील होती है। इस फिनोमेना को हम 3D मूवीज़ में भी देखते हैं, सेम फिनोमेना यूज़ होता है। तो हमारी दोनों आइज़ जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, तो वो स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करती हैं, और उन इमेजेस को कंबाइन कर देता है हमारा ब्रेन। उन इमेजेस को कंबाइन करने की वजह से हमें डेप्थ का फिनोमेना फील होता है, तो हमें डेप्थ फील होती है, 3D स्ट्रक्चर फील होता है रियलिटी का। जबकि हमारे आई में जो इमेज बन रही है वो रेटिना पे बन रही है, रेटिना इज़ 2D सरफेस, तो वहाँ पे जो इमेज एक्चुअली बन रही है वो 2D इमेज है। तो हम 2D इमेज एक्चुअली जनरेट कर रहे हैं, बट बिकॉज वी हैव 2 आइज़, वो दोनों इमेजेस स्लाइटली डिफरेंट हैं, और वो दोनों डिफरेंट इमेजेस कंबाइन होकर हमें 3D का फील देती हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं स्टेरोप्सिस। तो इस फिनोमेना की वजह से हमें 3D फील होता है, यानी डेप्थ फील होता है। इसको आप प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से फील कर सकते हो। आप एक क्राउडेड रूम में एक आई बंद करके सीधा चलने की कोशिश करो, तो आपको ये फील होगा कि वो टास्क करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन कंपेरिजन टू व्हेन यू आर डूइंग इट विद बोथ ऑफ योर आइज़ ओपन। अब दोनों आइज़ के साथ चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक आई क्लोज करके चलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, यू विल बम्प इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये इस वजह से है क्योंकि हमें डेप्थ क्लियरली फील नहीं हो पा रही, तो हम क्लियरली जज नहीं कर पा रहे कि ऑब्जेक्ट्स कितना दूर है हमसे, तो उस वजह से हमें चलने में प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज़ अनदर बेनिफिट ऑफ हैविंग 2 आइज़। ओके, और एक और बेनिफिट 2 आइज़ के होने का कि हमारी जो व्यू की रेंज है वो बढ़ जाती है। तो हमारी व्यू की रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 180 डिग्री है, हमें 180 डिग्री में पूरा व्यू दिखाई देता है, और वर्टिकल साइड में वो 120 डिग्री है। तो आर वर्टिकल साइड व्यू इज़ 120 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्यू इज़ 180 डिग्री। और याद रखना ये सारी चीज़ें सिर्फ ह्यूमन आई के लिए है। अगर हम बाकी एनिमल्स को काउंट करें तो फिर उनके लिए सारी वैल्यूज़ जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो 330 डिग्री 350 डिग्री की हॉरिजॉन्टल व्यू होती है उनकी, वो ज़्यादातर हर्बीवोर्स होते हैं, तो उनकी आइज़ जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पर होती हैं एक दूसरे से, तो उनका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो फोकस नहीं कर पाते चीज़ों को, तो वो क्लियर इमेजेस को बहुत क्लियरली नहीं देख सकते। फ़ायदा ये है कि उनकी रेंज बढ़ जाती है, और नुकसान ये है कि वो फोकस नहीं कर सकते चीज़ों पर, तो एक्यूरेट डिस्टेंस या कलर नहीं बता सकते बहुत अच्छे से। ओके, ये हो गया स्टेरोप्सिस। नेक्स्ट इज़ एक और फिनोमेना होता है जो हमें इमेजेस फील होती हैं, जो हमें व्यू दिखता है वो हमें वीडियो के फॉर्म में दिखता है, यानी इट इज़ नॉट लाइक वी आर सीइंग इमेजेस, इट इज़ लाइक वी सीइंग वीडियो। लेकिन हमारी जो आइज़ हैं वो इमेजेस एक्चुअली कैप्चर कर रही हैं, और फिर इमेजेस को उनको बहुत स्पीड में वो मूव करा रही हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे जो एक्चुअल वर्ल्ड है वो वीडियो के फॉर्म में फील होता है। तो यहाँ से एक फिनोमेना जनरेट होता है इन विच आर आइज़ कैप्चर 24 और सो इमेजेस इन अ सेकेंड, और वो इमेजेस कंटिन्यूसली रन होती हैं, जिसकी वजह से हमें ये वीडियो का फिनोमेना फील होता है, और इसको यूज़ करके हम मूवीज़ बनाते हैं बेसिकली। तो जो मूवीज़ बनती हैं, जो क्लियर मूवीज़ हैं, उनमें 1 सेकंड में 24 से ज़्यादा बार, कई बार 48 टाइम्स भी इमेजेस को मूव कराया जाता है, जिससे हमें वो एक्चुअल में मूव करते हुए फील होते हैं। तो हमारा जो मोबाइल कैमरा है, सपोज़ मोबाइल कैमरे में 2 फंक्शन होते हैं, कैमरे का फंक्शन होता है, एक वीडियो का फंक्शन होता है। कैमरे का फंक्शन इमेजेस कैप्चर करता है, वीडियो का फंक्शन वीडियो कैप्चर करता है, बट दे आर नॉट डिफरेंट। जो वीडियो का फंक्शन है वो एक्चुअली इमेजेस ही कैप्चर कर रहा है, बट वो एक्चुअली कर क्या रहा है कि वो 1 सेकंड में 24 से ज़्यादा बार इमेजेस खींच रहा है, और उन इमेजेस को 1 सेकंड में 24 से ज़्यादा बार दिखा रहा है, और जिस वजह से वो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके बीच में जो सेपरेशन है टाइम का, उसे हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे।
अगर 1 सेकंड में 24 से कम इमेजेस हम देखते हैं तो उनके बीच में हम टाइम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 सेकंड में 24 से ज़्यादा इमेजेस हम देखते हैं कंटिन्यूसली मूविंग, तो हम उनके बीच में टाइम डिटेक्ट नहीं कर पाते और हमें लगता है कि वो इमेजेस जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन शो कर रही हैं, जिसको हम बेसिकली वीडियो बोलते हैं। तो इस इफेक्ट को यूज़ करके वीडियो फॉर्मेशन होता है। ओके, और इसको हम टाइम ऑफ परसेप्शन बोलते हैं। ओके, ये हो गया। ओके, आई थिंक दीज आर ऑल थिंग्स वी कुड डिस्कस अबाउट आई। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई की, या डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो इसमें जो सबसे फेमस टाइप के डिफेक्ट्स हैं दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ क्यूरेबल, सेकेंड वन इज़ इनक्यूरेबल। सो क्यूरेबल आर ऑब्वियसली विच कैन बी क्योर्ड, और ये हमारे आई की पावर के चेंज की वजह से जनरेट होते हैं। दीज आर कॉज ड्यू टू चेंज इन पावर और ड्यू टू डिफेक्ट ऑन कॉर्निया। एंड इनक्यूरेबल आर ड्यू टू डिफेक्ट्स ऑन रेटिना। तो रेटिना पर जो प्रॉब्लम्स हैं या इंटरनल आई में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनक्योरेबल डिजीज़ हैं विज़न की, आई की। उनको हम अभी तक क्योर नहीं कर सकते, अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है। लेकिन जो कॉर्निया पर डिजीज़ होती हैं, जैसे कि मैं नाम बोल रहा हूँ, ओके, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, ये सारी चीज़ें, इनको हम इजीली क्योर कर सकते हैं। इनको क्योर नहीं, एक्चुअली इनको हम करेक्ट कर सकते हैं, इनको करेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग स्पेक्टिकल लेंसेज मोस्टली। ओके, तो इनमें सबसे फेमस हैं मायोपिया और नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस का मतलब है कि हमें नियर का दिखाई दे रहा है लेकिन फार का दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें हमें फार की ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देती हैं। इसको करेक्ट करने के लिए, जैसे अगर मैं इमेज फॉर्मेशन इसका शो करूं, तो यहाँ पे पैरेलल लाइट जो आती हैं वो टेक्निकली हेल्दी आई के लिए रेटिना पर वो फोकस होनी चाहिए, कन्वर्ज होनी चाहिए हेल्दी नॉर्मल आई के लिए। बट इस डिफेक्ट में ये रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती हैं। रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती हैं। सो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ मायोपिया में दोबारा से बताता हूँ मैं, हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, और इसको करेक्ट करने के लिए, और इसमें इमेज जो है वो रेटिना से पहले फॉर्म होती है, और इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। ओके, इसका उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। सो ये जस्ट मायोपिया का अपोजिट है। इसमें हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसमें हमें डिस्टेंट चीज़ें इसमें हमें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, फार की चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें हमारा नियर पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, एजिंग की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से। मायोपिया में हमारा फार पॉइंट जो है वो क्लोज शिफ्ट हो रहा है। फार पॉइंट इज गेटिंग क्लोजर, and it might happen due to increase in power of eye or increase in size of eye. And in hypermetropia case, near point is shifting away. It is shifting away
फार पॉइंट नॉर्मली इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी से क्लोज़र आ रहा है, और नियर पॉइंट नियरली 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर से दूर जा रहा है, इज शिफ्टिंग अवे, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय डिक्रीज इन पावर और डिक्रीज इन द साइज ऑफ आई या कर्वेचर ऑफ आई। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना से आगे फॉर्म होती है, क्योंकि पावर कन्वर्जेंस की वो कम हो गई है, तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो जो पैरेलल रेज आती हैं, इट दे फॉर्म इमेज एट मोर डिस्टेंस देन रेटिना। सो दिस इज अ हाइपरमेट्रोपिक आई। और इसको करेक्ट करने के लिए हमें ऑब्वियसली कन्वर्जेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। So this is correction of hypermetropic eye. Okay, so this was hypermetropia और farsightedness। थर्ड टाइप का डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म इज़ कॉज्ड बाय द इम्परफेक्ट शेप ऑफ ह्यूमन आई। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नॉर्मली हेल्दी आई के लिए जो एक्स एक्सिस का इमेज है और जो वाई एक्सिस का इमेज है वो दोनों सेम पॉइंट पे फॉर्म होते हैं, तो जिससे हमें फोकस्ड इमेज मिलता है। लेकिन इस डिफेक्ट में जो स्फेरिकल शेप है आई का वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रहता, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो रेडियस है वो सेम नहीं रहता। तो एक्स एक्सिस का इमेज कहीं और पे फॉर्म होता है और वाई एक्सिस का इमेज थोड़ा डिफरेंट पोजीशन पे फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमें डिस्टॉर्टेड इमेज फॉर्म मिलती है। सो दिस इफेक्ट इज़ नोन एज एस्टिग्मेटिज्म, और इसको हम क्लियर कर सकते हैं सिलेंड्रिकल लेंस को यूज़ करके। सिलेंड्रिकल लेंस हम इस टाइप का यूज़ करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में जहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा या कम हो रहा है उसको करेक्ट करके सेम कर देता है। सो दिस इफेक्ट इज़ ड्यू टू कॉर्निया। In this, cornea is not perfectly spherical. Perfectly spherical, full stop. It may have a large curvature in vertical plane than in horizontal, or vice versa, and it results in lines in one direction being well focused while those in perpendicular line being distorted. And it can be corrected. It can be corrected by using cylindrical lens. वन मोर फैक्ट, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो साथ में आकर नहीं कर सकते। मायोपिया होगा या फिर हाइपरमेट्रोपिया होगा, लेकिन ये एस्टिग्मेटिज्म का जो डिफेक्ट है वो मायोपिया के साथ आ सकता है इंडिविजुअली अलग से, और हाइपरमेट्रोपिया के साथ भी आ सकता है। तो एक ह्यूमन आई में मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म दोनों एक साथ डिफेक्ट अकर कर सकते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म भी एक साथ अकर कर सकते हैं।
ओके, इसके अलावा एक और क्योरेबल डिफेक्ट होता है कॉर्निया का, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। ये भी मोस्टली एजिंग की वजह से ये डिफेक्ट अकर करता है। इसमें कॉर्निया के ऊपर ओपेक लेयर जम जाती है डेड सेल्स की, उसको हम नॉर्मल सर्जरी से हटा सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट अनदर क्योरेबल डिफेक्ट। एंड अनदर वन इज़ प्रेसबायोपिया, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। प्रेसबायोपिया में एजिंग की वजह से सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम फोकल लेंथ को इतना अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते और उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं विजन में। तो इसको करेक्ट करने के लिए भी, और ये बेसिकली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का मिक्सचर है। यहाँ पे मोस्टली लोगों को तो मायोपिया होता है, लेकिन कभी कभी हाइपरमेट्रोपिया पॉसिबल है। तो इसके लिए हम बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों होते हैं। ऊपर वाला लेंस कॉन्केव होता है, नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है। तो हमें जैसा भी डिफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे लेंस लगा सकते हैं। सो प्रेसबायोपिया बेसिकली इज़ कॉज्ड बाय एजिंग, बिकॉज ऑफ विच द सिलरी मसल्स गेट्स वीकर बाय एज, और उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन आई। जितनी भी वर्किंग है, एक कंस्ट्रक्शन पार्ट्स हैं और डिफेक्ट्स हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं।